हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो गाइस, आप सबका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम फिर से बीएससी सेकेंड ईयर का लेम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं, ठीक है। जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो इसके प्रीवियस लेक्चर में जो था मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारा ये सॉलिड सरफेस है, इस पे जो गैस एटम थे अटैच हो रहे थे आके, केवल सिंगल एटम आके अटैच हो रहे थे, मतलब मोनो एटम आके इस पे अटैच हो रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे बाई एटम पे, मतलब कि बाई मॉलिक्यूल इस पे आके अटैच होंगे। ये अकेले नहीं रहेगा, दो एटम आके अटैच होंगे सॉलिड सरफेस पे, ठीक है। तो आज ये सेकंड केस है, इसी को हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उस पर हम आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, लेम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का फर्स्ट केस जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो उनका जो थीटा आया था, थीटा इक्वल टू क्या आया था, लास्ट डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या आया था कि के इंटू पी ए अपान में 1 प्लस के इंटू पी ए, ठीक है। तो ये इनका फर्स्ट केस का फॉर्मूला था, डिराइव किया था इन्होंने इसी को, ठीक है। यहाँ पे के क्या था, के आइसोथर्म एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कांस्टेंट था, पी क्या था, प्रेशर है, और 1, ठीक है। तो ये इनका पूरा डिराइव फार्मूला था जिसको इन्होंने अपने फर्स्ट केस में बताया था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, इस लेम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं लेम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का सेकंड केस, जिसमें डिस्कस करेंगे व्हेन ए डायटोमिक गैस एड्सॉर्ब एज एटम ऑन सॉलिड, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जब एक ओनली सिंगल गैस मॉलिक्यूल आके सॉलिड सरफेस पे अटैच कर रहा था, तो थीटा एरिया कवर कर रहा था, ठीक है, ऑक्यूपाई कर रहा था। फिर कितना एरिया बच रहा था, 1 - थीटा। टोटल एरिया कितना था, एन। तो एन इंटू 1 - थीटा एरिया निकल रहा था हर एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड मैटर है, ये आप बना सकते हैं। ये आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस है, मैटर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्टिव साइट्स हैं, नंबर ऑफ साइट्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ साइट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये देखिए जिससे मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ वो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स हैं जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल आके जुड़ेंगे, ठीक है। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे वो डाई एटॉमिक रहेंगे, ठीक है, मतलब आके अटैच करेंगे सॉलिड सरफेस पे, सिंगल नहीं रहेंगे, वो डबल रहेंगे। तो इस केस में क्या होता है, कुछ नहीं होगा, बस जैसे ही हम जब एक सिंगल, मतलब ओनली सिंगल एटम के लिए, ओनली सिंगल गैस मॉलिक्यूल्स के लिए जैसे पूरा डेरिवेशन डिराइव किए थे, वैसे ही डबल का भी हो जाएगा, बस वही सारी चीज़ें रहेंगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जब बाई लेयर गैस मॉलिक्यूल्स का बताया, तो इसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा थीटा ही ऑक्यूपाई करेगा। मान लीजिए कोई भी स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, ये गैस मॉलिक्यूल्स आके, एक मॉलिक्यूल थीटा ऑक्यूपाई कर रहा था, ठीक है, दूसरा भी थीटा ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, थीटा ऑक्यूपाई करेगा, तो ऐसे दोनों को ऐड कर देंगे तो टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही पूरा हम निकालेंगे एक एक करके कि कैसे ये पूरा डेरिवेशन डिराइव हुआ, ठीक है। तो इन्होंने जब डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए डेरिवेशन किया, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें पहले हुई, जैसे कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या था, मतलब कि डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, ठीक है।
ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्रेशर इंक्रीज करने पे एड्जॉर्प्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है, एट ए लिमिट तक। ठीक है, ये भी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन तो इंक्रीज करेगा ही, एड्जॉर्प्शन, ठीक है, एड्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज करेगा, लेकिन एक लिमिट तक ना, एक लिमिट के बाद एड्जॉर्प्शन रुक जाएगा। मतलब कि आप किसी भी चीज़ में जितना स्पेस रहेगा उतना ही उसमें किसी भी चीज़ को भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन तभी तक होगा जब तक उस पे स्पेस खाली रहेगा, किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर उसके ऊपर जितना स्पेस रहेगा वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। स्पेस नहीं रहेगा तो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। एक लिमिटेशन तक एड्जॉर्प्शन होगा प्रेशर इनके, फिर उसके बाद एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक हैं, आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। जैसे ही पिछले डेरिवेशन में किया था वैसे ही पूरा चीज होगा। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मतलब पहले एक एटम के लिए निकालते हैं, फिर दूसरे, मतलब कि दोनों के लिए अलग अलग करके निकालते हैं। बाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक है ना गैस मॉलिक्यूल। तो पहले के लिए मान लीजिए ये एक एटम आया तो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, थीटा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, थीटा एरिया। अब हम मान लीजिए इस थीटा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, थीटा एरिया, और इस पूरे एरिया को हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल आया, थीटा एरिया ऑक्यूपाई करा, तो टोटल एरिया कितना बच रहा है, 1 माइनस थीटा। एक मॉलिक्यूल के लिए डाई एटॉमिक है ना, तो फिर दूसरे वाले के लिए भी करेंगे, दूसरा वाला भी थीटा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो कितना एरिया बचेगा, 1 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। देखिए जैसे एक मॉलिक्यूल आके अटैच कर रहा था तो थीटा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, फिर दूसरा भी आएगा तो वो भी थीटा ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो दोनों को जब हम अलग अलग करके निकालेंगे तो स्पेस कितना बचेगा, 1 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, जिसे हम यन से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स यन, ठीक है। यहाँ भी यन लग जाएगा और यहाँ भी यन लग जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। इसी वैल्यू को हम अब आगे पुट करेंगे। मतलब जब एक गैस मॉलिक्यूल आके अटैच कर रहा था तो उसके लिए ये चीज लागू थी, यन इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस थीटा। अब वही वही डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसी का डबल कर देंगे बस, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इनकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। द द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले हम एक एटम के लिए देख लेते हैं, फिर दूसरे एटम के लिए भी देख लेते हैं। वन एटम स्ट्राइक ऑन सरफेस, ठीक है, जब देखेंगे वन एटम वन एटम स्ट्राइक ऑन सरफेस, स्ट्राइक ऑन सरफेस, वन एटम स्ट्राइक ऑन सरफेस। तो वन एटम, जब एक एटम स्ट्राइक करेगा सरफेस पे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई साहब, अरे जो एरिया बच रहा है उसी के, तो ठीक है। तो यन इंटू 1 माइनस थीटा, ठीक है। वन एटम स्ट्राइक ऑन सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यन इंटू 1 माइनस थीटा। यन इंटू 1 माइनस थीटा समझ में आ रहा है कहाँ से आया, जब एक गैस मॉलिक्यूल था कि अटैच कर रहा था तो थीटा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था, तो कितना एरिया बचेगा टोटल, अगर हम टोटल एरिया 1 माने, ठीक है, तो 1 माइनस थीटा, और टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइड कितनी थी, यन, ठीक है। तो ऐसे ही यन इंटू 1 माइनस थीटा आया है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो एक एटम के लिए भी जब देखेंगे तो यही केस आएगा, और डाई एटॉमिक के लिए देखेंगे तो यही केस आएगा, बस उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। एंड एंड अदर एटम स्ट्राइक ऑन एंड अदर
एटम स्ट्राइक ऑन सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n इंटू 1 - थीटा। वही प्रोसेस समझ में आई? ठीक है। अब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन देखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के था। ठीक है, जैसे पहले वाले डेरिवेशन में किया था, ये किसकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर के और n इंटू 1 - थीटा के। ठीक है, तो इन सबको एक लाइन में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P हो जाएगा इंटू n 1 - थीटा इंटू n 1 - थीटा। ठीक है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P इंटू n 1 - थीटा अंडर ब्रैकेट इंटू n अंडर ब्रैकेट 1 - थीटा। तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे वही फिर से। ठीक है, जो हमने रिएक्शन स्टार्टिंग में बताई थी, क्या था कि ए कोई गैस मॉलिक्यूल से जो कि जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन होगी तो फॉरवर्ड में जब जाएगा तो कोई ना कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एम प्रोडक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ए कोई गैस मॉलिक्यूल से प्लस एम मेटल सरफेस है। ठीक है, तो ये आपस जब गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हुई तो अटैच हुआ सरफेस से, तो एम प्रोडक्ट बना लिया, तो इसे हम के ए मतलब ए से एड्जॉर्प्शन। ठीक है, और के डी से डिजॉर्प्शन। अगर इसको रिएक्ट करना होगा तो करेगा और प्रोडक्ट बना देगा, अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो तुरंत ही बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी और ये डिजॉर्प्शन का प्रोसेस शो करेगा, मतलब सेपरेट हो जाएंगे गैस मॉलिक्यूल सरफेस से। इतना समझ में आया? इतना याद होना चाहिए आपको। ये कभी मत भूलिएगा रिएक्शन, क्योंकि इसी के थ्रू पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वही चीज, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है अभी रिएक्शन, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इक्वल टू के ए लिखेंगे, के ए पी। अभी इस एन का इंटू कर दीजिए एन स्क्वायर। ठीक है, और 1 - थीटा का इंटू करेंगे तो 1 - थीटा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1। इतना समझ में आया? इक्वेशन 1 तक समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन देखेंगे। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, ठीक है, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन में क्या होगा कि नंबर ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था नंबर ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखेंगे? कोई भी एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल था, थीटा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने थे? n। ठीक है, n इंटू थीटा को हम नंबर ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल से डिनोट करेंगे। ठीक है, मतलब देखिए n इंटू थीटा। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ टोटल एक्टिव साइड्स, नंबर ऑफ टोटल साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल साइड्स। और थीटा क्या है? फ्रैक्शन सरफेस, फ्रैक्शन सरफेस कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल, कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल। अरे यही चीज तो था, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा ये बताया। ठीक है, थीटा जो था फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल से कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था, कवर कर रहा था सरफेस पे, उसे थीटा से डिनोट कर रहे थे। एन क्या था? नंबर ऑफ टोटल साइड्स, कितने टोटल साइड्स हैं जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स आके अटैच कर रहे हैं। ठीक है, एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल को हम इससे डिनोट करें एन इंटू थीटा से। ठीक है, जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन होता है, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n इंटू थीटा के। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में, मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में लिखा गया था कि नंबर ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल को हम n इंटू थीटा से डिनोट करेंगे। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन जो है वो n इंटू थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
अब देखिए ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए था, जब एक मॉलिक्यूल एक गैस का मॉलिक्यूल आके अटैच कर रहा था तो उसके लिए n इंटू थीटा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाई एटॉमिक है तो इसी को 2 बार लिख दीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात। आर ओ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n इंटू थीटा इंटू एन इंटू थीटा के, ठीक है। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट ले आएंगे, आर ओ डी इक्वल टू के डी एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब फिर से वही प्रोसेस, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे इतनी चीजें फर्स्ट मतलब ओनली सिंगल गैस मॉलिक्यूल्स के लिए भी हुई थी और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी वही प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे डबल हो जाएगा, ठीक है उसका। अब जैसे वहां पे एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे देखे थे, यहाँ पे भी एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम काउंट कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। इतना आप लोग जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, इसे रफ करना है, स्पेस नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है इसको आप लोग याद रखिएगा, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन की जो इक्वेशन आई और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की जो इक्वेशन आई, ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे देखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इस पे क्या होगा, अरे इस पे क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जो होती है उसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, रिएक्शन बंद नहीं होती, उसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ओ ए रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इक्वल टू आर ओ डी रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। तो आर ओ ए क्या था, आर ओ ए इसका रिएक्शन क्या था, इक्वेशन क्या था, के ए पी एन स्क्वायर 1 - थीटा का होल स्क्वायर, यही था ना, मिला लीजिए, यही है, ठीक है। आर ओ डी रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या था, के डी एन स्क्वायर, देखिए डी को थोड़ा स्मॉल में लिखिएगा, के को कैपिटल बड़ा में, के डी एन स्क्वायर एंड थीटा स्क्वायर, यही था ना। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन का इक्वेशन यही था और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का इक्वेशन ये था, ठीक है। अब देखिए जो सिमिलर वैल्यूज हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए के ए और के डी, फिर से हम यहाँ पे के डी जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं। जैसे ये इधर आएगा, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, ये भी मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो वही प्रोसेस फिर से कर लेते हैं, के ए अपान में के डी इंटू पी, फिर इक्वल टू करेंगे, ये पूरी वैल्यू यहाँ गई तो थीटा स्क्वायर अपान में 1 - थीटा का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया ये कैसे हुआ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पक्षांतर हुआ, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए के ए एंड के डी को हम क्या लिखते थे, के ए एंड के डी, के ए एंड के डी इक्वल टू हम के लिखते थे, ठीक है, कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसे के से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के लिख देंगे, के इंटू पी इक्वल टू थीटा स्क्वायर अपान में 1 - थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, हम सभी का रूट ले लेते हैं, सभी का रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रूट लगा देंगे, के इंटू पी इक्वल टू, अब इसका भी रूट लिख लीजिए, रूट थीटा स्क्वायर अपान में रूट 1 - थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, के इंटू 1/2, इस रूट को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। अगर रूट हटाना होता है तो रूट हटा के हम उसकी पावर
जो भी वैल्यू रहती है उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रूट कैसे कैंसिल आउट हुआ 2 से, अब ये भी देख लीजिए, रूट लगा हुआ है ऊपर, रूट लगा देंगे तो यहाँ पे रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है 2, थीटा की पावर 2। अब ये रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा और पावर में 1 तो रहेगा ही, ठीक है। अब ये k इंटू पी की पावर 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा अपान में 1 माइनस थीटा। समझ में आया, समझ में आई इतनी चीजें। चलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये पावर 1/2 कैसे आया, रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसिल आउट हो रहा है मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, इतना आप लोग जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो वैल्यू है इसी को अब हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए, और करके देखिए क्या लिख सकते हैं, ये k इंटू पी की पावर 1/2 है इक्वल टू थीटा अपन में 1 माइनस थीटा है, ठीक है। इसको हम पलट दे, इसके अपान में 1 हमेशा माना जाएगा, ये मैंने कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, कि जब कोई भी वैल्यू रहती है उसके अपान में डिवाइड में कुछ भी नहीं रहता तो 1 माना जाता है, ठीक है। अब इसको हम पलट देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 माइनस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान में k इंटू पी की पावर 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा अपान में थीटा। ये समझ में आया, ये कैसे हुआ, इसको हम पलट दिए, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर दिए, ऊपर वाली को नीचे कर दिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कल भी बताया था कि ये जो थीटा है 1 माइनस थीटा है, ठीक है, इसके भी अपान में हम थीटा लिखेंगे, इसके भी अपान में थीटा लिखेंगे, मतलब इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं ना, 1 माइनस थीटा अपान में थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस थीटा माइनस 1, यही तो बचा। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, 1 अपान में k इंटू पी की पावर 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान में थीटा माइनस 1, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स है, ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ आराम से देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब ये -1 वैल्यू जो है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ये इधर है तो इसको इधर लेके चलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब किसी भी वैल्यू को इधर से मतलब एक से दूसरे साइड लेके जाएंगे, अगर वो माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये निगेटिव साइन में है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन में हो जाएगा, 1 अपान में k इंटू पी की पावर 1/2, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 1/थीटा। ये समझ में आ गया। अब देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपान में k इंटू पी की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब इसके भी अपान में 1 मानेंगे क्योंकि इसके भी अपान में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू पी की पावर 1/2, ठीक है। इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आएगा ऊपर, ठीक है, 1 प्लस का सिंबल लगे प्लस। अब k इंटू पी की पावर 1/2 का इंटू इससे 1 से करेंगे तो k इंटू पी की पावर 1/2 ऊपर आ जाएगी, ठीक है, k इंटू पी की पावर 1/2। तो ये समझ में है इक्वल टू 1 अपान में थीटा। इतना समझ में आया, इसमें कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, ये कैसे आई ये वैल्यू, ये समझ में आई। देखिए 1 अपान ये वहाँ यहाँ पे +1 है तो इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे हम, ठीक है, हमेशा 1 माना जाता है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो k इंटू पी की पावर 1/2 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, 1 प्लस का साइन लगाएंगे प्लस, फिर k इंटू पी की पावर 1/2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा k इंटू की पी की पावर 1/2 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही वैल्यू वापस से पुट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया, 1 प्लस k इंटू पी की पावर 1/2 अपान में k इंटू पी की पावर 1/2 इक्वल टू 1 अपान में थीटा। हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। अब इसी को एक सही फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है।
अब क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, के इंटू पी का होल, अब 1 प्लस के इंटू पी का होल कर दीजिए, ठीक है। ये आपका पूरा डिराइव इक्वेशन, ठीक है। इतना समझ में आया ये कैसे आया, थीटा इक्वल टू के इंटू पी की पी का होल पावर 1/2 और 1 प्लस के इंटू पी का होल पावर 1/2। इतना समझ में आया ये कैसे हुआ, देखिए थीटा का इक्वल टू करेंगे, थीटा को इक्वल टू में ले आइए, तो ये जो नीचे अपान में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, और इसको जब इधर ले आएंगे तो इसको ये भी मतलब कि अपान में है ऊपर, तो यहाँ पे नीचे जाएगा, तो ये बटे में हो जाएगा, ठीक है। अरे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए आपको सिंपल वे में इधर मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, जिनको ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत हो रही है, देखिए क्या है, 1 प्लस के की पावर के इंटू पी की पावर 1/2 अपान में के इंटू पी की पावर 1/2 इक्वल टू 1 अपान में थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आपका कैसे आया, ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, देखिए ये डिवाइड में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर बट्टे में है तो इधर ऊपर चला जाएगा, इसको इधर ले आइए, ठीक है, इधर ले आइए पहले, थीटा इंटू 1 प्लस के इंटू की पी की पावर 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू पी का होल 1/2, इतना आया, ठीक है। अब देखिए थीटा इंटू 1 प्लस के इंटू पी की पावर 1/2 है ना, अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, अब इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, इतना समझ में आ रहा कि नहीं। देखिए ये थीटा पहले यहाँ पे गया, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट की गई, यहाँ पे आई, ठीक है। अब यहाँ पे आई, फिर ये इंटू में हो गया 1 प्लस के इंटू पी की पावर 1/2, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू करेंगे तो ये इंटू में है, ये पूरी वैल्यू ये जाएगी बटे में, इतना समय। फिर थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, के इंटू पी का होल 1/2, फिर 1 प्लस के इंटू 1/2, यही है आपका पूरा इक्वेशन। समझ में आया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे से बताया है, ठीक है। ये इनका पूरा डेरिवेशन सेकेंड केस का भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इनकी लिमिटेशंस हम देख लेते हैं, लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, इनकी लिमिटेशंस क्या है। फिर इसके बाद ये लेमे और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म खत्म। फिर उसके बाद एक और टॉपिक है, एक क्या 2-3 टॉपिक है, वो भी कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये लेमे और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का सेकेंड केस खत्म हो गया। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर से आपको समझाया जाएगा, फिर से न्यू वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, जिसको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हो गया, चलिए। अब इनके हम लिमिटेशंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक हम क्वेश्चंस देखते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इनके लिमिटेशंस हम देख लेते हैं, लेमे और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशंस क्या है। पहले हम एक एक लिमिटेशन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्या लिखेंगे, लिमिटेशन, लिमिटेशन, ठीक है। लेमे और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशंस क्या है, एक एक लिमिटेशंस हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया सेकेंड केस का, जैसे फर्स्ट केस का था वैसे ही सेकेंड केस का है, ठीक है। और कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें, ठीक है, और ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक नहीं है। अगर आप एकदम ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, वैल्यू इधर से उधर करनी है, पुट करनी है, बस हो गया, ठीक है। तो पहला हम लिख लेते हैं, at high pressure it is found that at high pressure at high pressure
it is found that at high pressure it is found at high pressure it is found that that multi-layer multi layer ठीक है मल्टी लेयर मल्टी लेयर of the gases are formed 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 आप एक एक करके पहले राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ठीक है अब सेकेंड इनकी लिमिटेशन क्या है सरफेस ऑफ सॉलिड्स आर surface of solids surface of solids surface of solids are heterogeneous 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 surface of solids are heterogeneous hence may have different hence may have different have have different hence may have different affinities for the gas molecules affinities for the gas molecule affinities for the gas molecule ठीक है मॉलिक्यूल अब देखिए दो स्टेटमेंट हो गया अब थर्ड देख लेते हैं इनकी लिमिटेशन क्या है थर्ड लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सैचुरेशन वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी according to this theory the saturation value according to this theory the saturation value of adsorption of adsorption the saturation value of adsorption should by independent should should by independent temperature but but experimental but experiment shows that saturation value decrease ठीक है saturation value decrease with rise of temperature ठीक है तीन इनकी लिमिटेशन हो गई अब लास्ट लिमिटेशन क्या है इनकी ठीक है द थ्योरी होल्ड्स द थ्योरी holds the theory holds good only at low pressure ठीक देखिए इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ठीक है
जो इनके लिमिटेशन है, 4 लिमिटेशन है, ठीक है, एक एक करके डिस्कशन लेते हैं। पहला लिमिटेशन क्या है, एट हाई प्रेशर इट इज फाउंड दैट मल्टी लेयर ऑफ द गैसेस आर फॉर्म, ठीक है, एट हाई प्रेशर, ठीक है। इनकी जो लिमिटेशंस है, इन्होंने इनकी जो पूरा डेरिवेशन है, इनका जो कॉन्सेप्ट है उसकी लिमिटेशन क्या है कि हाई प्रेशर पे मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होगा। सॉलिड सरफेस है, मान लीजिए कोई, ये कोई सॉलिड सरफेस है, जब आप हाई प्रेशर करेंगे, किसी रूम में इसे बंद करके इस पे हाई प्रेशर देंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं एड्जॉर्ब तो होंगे, लेकिन यहाँ पे एक लेयर नहीं, इसकी मल्टी लेयर एड्जॉर्ब होगी, ठीक है, मोनो लेयर नहीं, मल्टी लेयर यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होगा सरफेस पे। तो इनकी ये पहली लिमिटेशन क्या थी कि एट अ हाई प्रेशर मल्टी लेयर एड्जॉर्ब होंगे ऑन द सॉलिड सरफेस, ठीक है। अब दूसरी लिमिटेशन क्या है, surface of solid are heterogeneous, hence may have different affinities for the gas molecules. heterogeneous क्या होते हैं, surface of solid are heterogeneous, ठीक है। इनकी लिमिटेशंस में क्या था कि इन्होंने स्टार्टिंग में तो होमोजीनियस बताया, लेकिन लिमिटेशन में इनकी क्या, इन्होंने क्या बताया कि सरफेस ऑफ सॉलिड जो है हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस क्यों है, देखिए, हेट्रोजीनियस इसलिए है क्योंकि एक गैस का मॉलिक्यूल आके अटैच हो जा रहा है, ठीक है, कोई और गैस का मॉलिक्यूल भी आएगा तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, सरफेस से अटैच हो जाएगा, इसलिए ये हेट्रोजीनियस है। क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस तो है नहीं, बहुत सारी एक्टिव साइट्स है सॉलिड सरफेस पे। मान लीजिए सॉलिड सरफेस इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, छोटी सी छोटी साइज, बड़ी सी बड़ी साइज में आप सॉलिड सरफेस को ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स आके अटैच करेगा तो एक से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स वहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने बताया कि जो सॉलिड सरफेस है वो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। Surface of solid are heterogeneous, hence may have different affinities for the gas molecule. इसलिए बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी आके इस पे अटैच हो सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनकी तीसरे लिमिटेशन क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सेचुरेशन वैल्यू ऑफ एड्जॉर्प्शन शुड by independent temperature by experiment show that saturation value decreases with rise of temperature, ठीक है। जो तीसरा इनका लिमिटेशन है, द सेचुरेशन वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन शुड बी इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, ठीक है। इन्होंने पहले तो बताया कि जो सेचुरेशन वैल्यू होती है वो टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, टेम्परेचर पे उस पर कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। सेचुरेशन वैल्यू क्या होता है, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, कोई सोल्यूशन है, ठीक है, कोई सोल्यूशन है, वाटर ही मान लीजिए आप, ठीक है, वाटर में आप चीनी या नमक कुछ भी घोल रहे हैं, ठीक है, एक लिमिटेशन तक वो उस पर डिजॉल्व होगा, उसके बाद वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए एक गिलास पानी है, उस पर 10 चम्मच चीनी सॉल्यूट हो गई, ठीक है, वहाँ पे घुल गई, लेकिन उसके बाद आप उसमें चीनी डालेंगे तो वो घुलेगी नहीं, सेटल डाउन हो जाएगी। तो मतलब जिस लेवल पे, जिस वैल्यू पे वो जो चीनी है, चीनी है पानी में घुलना बंद कर दी, तो उस वैल्यू को हम सेचुरेशन वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ आप एड्जॉर्प्शन में देखिए कि मान लीजिए ये सॉलिड सरफेस है, ठीक है, सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो रहे हैं, एड्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इस सॉलिड सरफेस पे जितने एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, जितने भी एक्टिव साइट्स हैं, जितना सरफेस है उतने सरफेस एरिया पे ही गैस मॉलिक्यूल्स आके अटैच होंगे और उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो वो इसकी क्या है, सेचुरेशन वैल्यू है, ठीक है। सेचुरेशन वैल्यू का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए, इन दिस थ्योरी सेचुरेशन वैल्यू ऑफ एड्जॉर्प्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जो सेचुरेशन वैल्यू होती है वो टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होती है, उस पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट पे क्या देखा गया है कि जो सेचुरेशन वैल्यू होती है, टेम्परेचर राइज मतलब इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सेचुरेशन वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया था कि जो सेचुरेशन वैल्यू है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो सेचुरेशन वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे इनका लास्ट लिमिटेशन क्या है, द थ्योरी होल्ड्स गुड
ओनली एट लो प्रेशर। इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट था, इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था लो प्रेशर पे हुआ था, हाई प्रेशर पे नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये इनकी लिमिटेशंस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा लेक्चर। ठीक है, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपको फिर से न्यू वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, मैं ही करूँगा। मैं ही फिजिकल केमिस्ट्री लेके चल रहा हूँ सेकेंड ईयर का, तो मैं ही आप लोगों के लिए न्यू लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, या तो शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप इसे जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा लेम्योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म खत्म कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेम्योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पिछली बार भी पूछा गया है। ठीक है, पिछली बार भी पूछा गया है, तो इस बार भी आने की चांसेस है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पेपर के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका ख़त्म होता है। आई होप कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे, इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो ये आपका लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे टॉपिक में लेम्योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जो आपको कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन है क्रिएट कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, एक बात है कि अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बोरिंग लगती है तो उस बोरिंग को, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें लेट समझ में आती हैं, तो उसके लिए ना हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप उसे बार बार करेंगे, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं होती हैं लाइफ में, तो उसे हमें ज़बरदस्ती पसंद करना पड़ता है, कभी कभी ऐसे केस आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे रूटीन में आ जाता है, फिर हमें उससे हेजिटेशन नहीं होती। तो वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही फिजिकल केमिस्ट्री में तो इसे आप बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप इसे बार बार लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कहाँ से क्या हो रहा है प्रोसेस। बस हाँ, आपको कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए जो इन्होंने लिमिटेशंस दी, तो जो इनका एजम्पशंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। बाकी इनका जो डेरिवेशन है वो सिंपल ही है, आप इसे 2 से 3 बार अगर बिना देखे लगाएंगे तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा लेम्योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है रिवीजन मांगती है, कोई भी सब्जेक्ट हो रिवीजन मांगता है। ठीक है, बिना रिवीजन के कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छे से क्लियरिफाई नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, एक बात है कि लाइफ में आपको कभी भी कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो उससे हार मान के नहीं बैठनी चाहिए, उसे करते रहना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप उस पे हमेशा वर्क करते रहेंगे तो एक ऐसा टाइम, ऐसा मोमेंट आएगा कि जब वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसके ऊपर वर्क करते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।